नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री की दुनिया में। सभी स्टूडेंट को हैप्पी होली। हम 12th का 10 चैप्टर हेलोजन डेरिवेटिव कर रहे थे। उसमें हमने अब तक हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन, हेलो एरिन का इंट्रोडक्शन, हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने जो है वो नामकरण पढ़ लिया था। नामकरण में हमने सामान्य नामकरण और आईपीएसी नामकरण दोनों नामकरण पढ़े थे। ऑलमोस्ट सभी टाइप हमने कर लिए थे। उसमें एक टाइप रह गया था कि यदि कोई चेन है, कार्बन हाइड्रोजन की चेन है हेलो एल्केन की, उसमें यदि जुड़े हुए दोनों जो हेलो समूह है, हेलोजन समूह है, वो अलग अलग हों तो हम उनका नामकरण कैसे करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ब्यूटेन से बनी हुई जो है वो संरचना है CH3 CHCl CHBr CH3। तो हम इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो हमें पहले ये ध्यान में रखना है कि नामकरण करते समय यदि दोनों हेलोजन समूह हैं तो हम पहले उस ग्रुप का नामकरण करेंगे जो कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज में पहले आता है। जैसे अल्फ़ाबेटिक सीरीज के हिसाब से करेंगे ABC के हिसाब से। तो ये जो चेन दी हुई है हमें, इसमें ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन से पहले आता है। तो हमें ब्रोमीन को जहाँ तक हो सके कम से कम नंबर देना है। तो हम यदि इधर से स्टार्ट करें तो 1 2 3 होगा, लेकिन यदि इधर से स्टार्ट करें तो 1 2 होगा। तो 1 2 3 4। तो इसका नामकरण हम क्या करेंगे, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 क्लोरो और 4 की है तो क्या होगा, ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो क्या लिखा हमने, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें कोई जैसे ऐसे नंबर दे दे कि इसमें हेलो एरिन कौन सा है। कुछ संरचनाएं दी हुई हैं, इनसे में हमें ये देखना है कि हेलो एरिन कौन सा है। इससे पहले हमने हेलो एरिन पढ़ा था। हेलो एरिन क्या होता है, कोई बेंजीन समूह है, बेंजीन संरचना है, उसका यदि हाइड्रोजन हटकर वहाँ पे हेलोजन समूह आ जाता है तो हम उसे हेलो एरिन कहते हैं। कुछ संरचनाएं दी हुई हैं, हम उनमें देखते हैं कि हेलो एरिन कौन सा है। पहली संरचना है वो ये इस प्रकार से है कि CHHCl। ये तो देखने से ही पता चल रही है कि ये हेलो एल्केन है, हेलो एरिन नहीं है। बी नंबर हम संरचना देखते हैं C6, ये C6H6 है। ओके, लेकिन यदि यहाँ से यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल करके यहाँ पे कार्बन और उसके 2 हाइड्रोजन और Cl जुड़ा हुआ है, तो क्या ये हेलो एरिन है। तो हम देखते हैं कि ये जो समूह है ये हेलो एरिन नहीं है। हेलो एरिन कब होगा, जब बेंजीन संरचना से डायरेक्ट हाइड्रोजन हटेगा और वहाँ पे क्लोरीन लगेगा। तो ये कौन सी संरचना है, ये मैंने संरचना आपको पढ़ाई थी पहले, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगी कि ये कौन सी संरचना है। मैंने इसको आपको इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें पढ़ा दिया था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि ये कौन सा समूह है, इसका हमने क्या नाम लिखा था। फिर अगला हम देखते हैं C6H6Cl6। तो इस तीसरी प्रकार की हो गई। पहले हम क्या बनाते हैं कि 6 कार्बन बना लिए हमने वल्ले के रूप में, 6 कार्बन बना लिए। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये कार्बन जो वो वल्ले के रूप में ही होंगे। तो सीधी सी बात है कि CnH2n+2 वाला जो सूत्र है वो हम लगा कर देख लेंगे। यदि कार्बन चाहे तो सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन हमें ज़्यादा ही चाहिए होंगे, डबल और लगभग 2 हाइड्रोजन ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो सीधी सी बात है कि ऐसा तो इसमें हाइड्रोजन इक्वल दिए हुए हैं, तो जो वले होगा वले रूप में ही होगा। फिर हमें डबल बॉन्ड लगाना है या नहीं लगाना है, इसका भी हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे यदि मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा, फिर वो बेंजीन बन जाएगा। लेकिन बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। यहाँ पे मुझे Cl6 भी दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हर एक पे एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, सभी पर लगा दिए। क्या ये जो है वो हेलो एरिन है। दिखने से ही पता चल रहा है कि हेलो एरिन का मतलब होता है कोई बेंजीन संरचना है, उसका हाइड्रोजन निकल जाएगा और वहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। तो ये जो संरचना है वो हेलो एरिन संरचना नहीं है।
फिर हम अगला देखते हैं। अगला हमें दिया हुआ है C6H5Cl। क्या दिया हुआ है? C6H5Cl। तो हम ये संरचना देखते हैं C6H5Cl वाली। तो मैंने यहाँ पे पहले जो है वो बेंजीन बना लिया, 6 कार्बन बना लिए। अब मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 5th हाइड्रोजन है, तो मैं सबको एक एक हाइड्रोजन दे दूंगी। पहले मैं डबल बॉन्ड नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इसमें डबल बॉन्ड लगाना है, सिंगल बॉन्ड लगाना है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैंने एक एक हाइड्रोजन दे दिया। अभी मेरे पास एक हाइड्रोजन की कमी है, तो अब मेरे को संयोजकता पूरी करनी है और मेरे पास बस एक ही Cl बचा है, तो मैं ये Cl जो है वो इस कार्बन को दे दूंगी। फिर भी संयोजकता परिपूर्ण नहीं हो रही है क्योंकि सभी कार्बन जो उनकी 1 2 3 3 ही वैलेंसी पूरी हो रही है, तो हमें डबल बॉन्ड लगाना ही पड़ेगा। डबल बॉन्ड लगा दिया तो क्या सभी की जो है वैलेंसी पूरी हो रही है, C6H5Cl। तो ये हमें दिखने से ही पता लग रहा है कि ये जो है वो बेंजीन समूह है। बेंजीन समूह का जो है वो एक हाइड्रोजन निकल गया है, एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे क्या आ गया है? क्लोरीन आ गया है। तो ये जो है, तो हम क्या लिख देंगे, जो डी जो है वो हेलोएरिन है, डी हेलोएरिन है। समझ में आ गया? सभी बच्चे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डी हेलोएरिन है। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैम ये समझ में नहीं आया, वो दोबारा से करवा दूंगी। सारा का सारा चैप्टर भी अगर नहीं समझ में है तो वो भी दोबारा से करवा दूंगी। अब हमारा IUPAC नामकरण है जो वो पूरा हो चुका है। अब हम इसमें अगला टॉपिक देखते हैं, वो क्या है? समावयवता। समावयवता के लिए हम क्या करते हैं? समावयवता पहले हमें देखनी है क्या होती है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन में हमें समावयवता देखनी है। तो समावयवता क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं तथा त्रिविमीय विन्यास में भिन्नता के कारण भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। ये है एग्जाम में लिखने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर हमारी लैंग्वेज देखता है। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये एग्जाम में लिखने के लिए है, समझने के लिए क्या है? समझने के लिए सीधा फंडा है कि जैसे हमें ये अणुसूत्र दिया हुआ है, अणुसूत्र का क्या बोलेगा कि इसमें कुछ सभी इस अणुसूत्र से हम कितनी संरचनाएं बना सकते हैं। सीधा सब यही फॉर्मूला है कि इस अणुसूत्र से कितनी प्रकार की संरचनाएं बना सकते हैं, वही जो है वो समावयवता है। क्योंकि जैसे ही अणु की संरचना बदल जाएगी तो उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे। तो वे अणु जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होंगे लेकिन जो उनसे त्रिविमीय विन्यास यानी कि जो संरचनाएं बनेंगी वो भिन्न भिन्न होंगी, जिससे उनके भौतिक गुण भी भिन्न होंगे और उनके रासायनिक गुण भी भिन्न होंगे। यही जो क्या है? समावयवता है। अब हमें दिया हुआ है C4H3Br। अब हमें ये देखना है कि हम इससे किस प्रकार से जो है वो अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं। तो मुझे क्या संरचना दी हुई है? C4H3Br। सॉरी, सही से दिख नहीं रहा है, C4H3 है, C4H3Br हमें दिया हुआ है। अब हमें ये पता है, मैंने पहले भी बताया था कि C4H3Br दिया हुआ है, तो मुझे ये देखना है पहले कि ये वलय के रूप में बनेगा या डायरेक्ट जो है वो नॉर्मल बनेगा। तो ये वलय के रूप में ही बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से लगभग कम ही है। अगर डबल टाइप में होते तो वो जो है वो संरचना सीधी संरचना होती श्रृंखला के रूप में, लेकिन ये वलय के रूप में बनेगी। तो मैंने क्या बनाया, यहाँ पे मैंने बना दिया है, ये बना दी वलय। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। यहाँ पे कार्बन है भी, यहाँ पे जो है कोनों पे कार्बन है, 4 कार्बन हो गए। अब मेरे को क्या करना है? एक एक हाइड्रोजन दे देना है सबको। एक तू भी ले ले, एक तू भी ले ले, और एक बच गया। अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो हम इसको क्या देंगे? हमारे पास अभी भी एक ब्रोमीन बचा हुआ है, इसको ब्रोमीन दे दिया। अब क्या देखते हैं कि चारों के पास हाइड्रोजन ब्रोमीन है, फिर भी 3 संयोजकता ही पूर्ण हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से इसको एक एक बॉन्ड देना पड़ेगा। इसे संरचना बनानी आनी चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री इजी लगती है बहुत ही ज़्यादा, तो हमने इसको एक एक बॉन्ड और दे दिया। अब हम देखते हैं कि ऐसा कोई और इसी तरह की संरचना बन सकती है इस अणुसूत्र से जो इससे डिफरेंट लगे, यानी कि जिसका IUPAC नामकरण है वो इससे डिफरेंट हो। तो इसका IUPAC नामकरण क्या होगा कि यहाँ से अगर 1 नंबर कार्बन दे, 2 नंबर कार्बन दे,
3 नंबर दे, 4 नंबर दे, क्योंकि मेरे को यहाँ से 1 2 3 ही 4 ही देना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक हो सके ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को जो है वो सबसे पहले क्रमांक देना। तो ये क्या बनेगा 1 2, 1 2 पर डाइन है ना, तो 1 2, इसमें तो हम डाइन बाद में लगा दें, पहले बोलेंगे 4 ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन 1 2 डाइन हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगा दूँ तो भी यही संरचना बनेगी, यानी कि इससे एक ही प्रकार की संरचना बन रही है। तो इसमें जो समावयवता है वो नहीं है, सॉरी समावयवता नहीं है। फिर मैं अगला एग्जाम्पल देखती हूँ। जैसे मैंने लिया, मेरे पास जैसे C4 3 4 3 5 6 7 8 9 सॉरी C4H9Br ले लिया। ओके, C4H9Br ले लिया। अब इससे मैं जो समावयवता दिखाऊंगी कि इससे जो है वो कितने बन सकते हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि इससे हाइड्रोजन जो है वो डबल के लगभग हो रहे हैं, तो सीधी श्रृंखला ही बनेगी, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधी श्रृंखला बनेगी, डबल के इक्वल हो रहे हैं तो इसे देख लेना है। फिर अब हम क्या करते हैं कि हम सीधी श्रृंखला बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 1 नंबर, क्योंकि इससे ज़्यादा श्रृंखलाएं बनेंगी, सीधी सी बात है। कार्बन 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 और कार्बन दे लिया। अब हमें इसकी वैलेंसी पूरी करनी है। पहले मैंने इसको क्या किया, हाइड्रोजन दे दिया, इसको हाइड्रोजन दे दिया, इसको भी हाइड्रोजन दे दिया, इसको भी हाइड्रोजन दे दिया। अभी मेरे पास 3 2 5, एक इसको दे देती हूँ, 6 7 पूरे हो गए, 1 8 पूरा हो गया। अब 1 बच गया, तो मैंने इसको क्या दे दिया, ब्रोमीन दे दिया। ये संरचना डिफरेंट होगी। फिर मैं दूसरे वाले कार्बन को ब्रोमीन दूंगी, फिर मैं तीसरे वाले कार्बन को ब्रोमीन देकर देखूंगी, फिर मैं चौथे वाले कार्बन को ब्रोमीन देकर देखूंगी। फिर इसका जो है हम सेकेंडरी टर्स वगैरह बनाकर देखेंगे। तो हमें देखना है कि इससे कितनी प्रकार की समावयवताएं बन सकती हैं। तो पहले हम इसका नामकरण कर देते हैं। हमें नामकरण से ही पता चलेगा कि वो संरचना भिन्न है, क्योंकि अणुसूत्र तो लगभग सभी के समान होंगे। और नामकरण क्या होता है, नामकरण होता है किसी जो यौगिक दिया हुआ है उसकी संरचना ही उसका नामकरण होता है। तो मैंने दिया, तो यहाँ पे 1 आ गया, 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन होगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन होगा। अब हम इसका अगले संरचना बनाते हैं। अब हम इसका सेकंड बनाते हैं। तो सेकंड मैंने क्या किया, अब इसे पूरी बनाकर नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट लिखूंगी, समझ लेना कि ऐसे पता है ऐसे ही बॉन्ड जुड़े हुए होंगे, डायरेक्ट बताऊंगी। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ से लिखा मैंने CS3 लिखा, फिर मैंने CS2 लिखा। अब मैं जो है वो सेकंड वाला जो कार्बन है मैं उसको ब्रोमीन देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ही हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ पे ब्रोमीन लिख दिया है। और जो यहाँ पे मैंने इसको जो है वो क्या दे दिया है, CS3, सॉरी इसमें एक हाइड्रोजन रह गया था। ओके, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, सॉरी एक हाइड्रोजन लगाना भूल गई थी, तो मैंने लिख दिया। अब क्या लिखा मैंने, इसका जो है मैंने क्या बोला था कि आविपेशीय नामकरण से ही उस संरचना का पता चलेगा। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे 1 दिया, 2 दिया, क्योंकि जो हेलोजन समूह है उसको जहाँ तक हो सके कम से कम नंबर देना है, 3 दिया, 4 दिया। तो यहाँ पे संरचना क्या बनी, 2 ब्रोमो, अणुसूत्र वही है लेकिन संरचना कैसी बन गई, 2 बन गई, 1 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन। ओके, 2 संरचना बन गई और लेकिन अणुसूत्र वही है। अब हम इससे तीसरा ट्राई करते हैं कि तीसरा किस प्रकार से बन सकता है। मैं इसी में देख लेती हूँ। जैसे यदि मैंने इधर ब्रोमीन दिया, अब मैं इधर से तीसरे नंबर पर कार्बन पर जो ब्रोमीन दूंगी तो इधर से तो 2 नंबर ही होगा, तो मतलब इस पर देने से भी कोई फ़ायदा नहीं, यही संरचना वापस बनेगी 2 ब्रोमोब्यूटेन। और यदि मैं इस पर देती हूँ तो फिर से यही संरचना बन जाएगी, कौन सी, 1 ब्रोमोब्यूटेन वाली ही बन जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर हमें अलग तरह से सोचना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि जो कार्बन है उसकी सीधी श्रृंखला लेकर जो मेथिल समूह दिया हुआ है उसको ब्रोमीन की तरह ही बनाते हैं, मेथिल समूह को जो है ब्रोमीन की तरह देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने CS3 लिया इधर से, फिर मैंने एक कार्बन और लिया, फिर एक कार्बन और लिया, फिर मैंने क्या यहाँ पे जो मेथिल समूह उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। ओके, तो इसकी 1 2 3 हो गई, एक हाइड्रोजन दे दिया, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए। फिर मैंने यहाँ पे इसको, मेरे को 2 ब्रोमीन देने ही पड़ेंगे,
2 सॉरी हाइड्रोजन देने ही पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास एक ही ब्रोमीन है। अब इसमें इनको काउंट कर लेती हूँ। 3 3 6 और 3 9 हो गए। 3 3 6 3 9 हो गए तो C4H9Br ही बन रहा है। लेकिन इसका जो IUPAC नामकरण है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे। पहले तो हमें जो एक ग्रुप है लिविंग ग्रुप उसको जो है वो पहले नंबर देना है, तो मैंने लिखा यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे इसको दिया 2, फिर यहाँ पे इसको 3। तो मैं इसका IUPAC नामकरण क्या होगा, 1 ब्रोमो 2 पर क्या है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। 1 ब्रोमो 2 मेथिल और क्या होगा, ब्यूटेन होगा। 4 कार्बन है तो ठीक है। अब मैं थोड़ा अलग सोचती हूँ। मैंने क्या सोचा कि मैंने यहाँ पे Br दिया है, मैं यहाँ पर भी Br दे सकती हूँ, है ना। थोड़ा और सोचते हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ पे Br दिया तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा क्योंकि हमें तो वैलेंसी 4 कार्बन की पूरी करनी है। तो यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। अब क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। क्या डिफरेंट हुआ, अब मेरे को इसका नामकरण कैसे करना है, तो मैंने ये संरचना ली। जहाँ तक तो हो सके लंबी से लंबी श्रृंखला लेनी है। ओके, छोटी श्रृंखला नहीं लेनी है। इस इधर से नहीं लेंगे, जहाँ तक तो हो सके लंबी से लंबी श्रृंखला लेनी है। तो इधर से 3 कार्बन की, इधर से देखते तो 2 कार्बन की, तो हमें 3 कार्बन की श्रृंखला लेनी है। ओके, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 हो गया। तो इसका हम नामकरण कैसे करेंगे, 2 ब्रोमो, क्योंकि जो ब्रोमीन है वो अल्फ़ाबेटिक सीरीज में पहले आ रहा है तो हमें 2 ब्रोमो लिखना है। जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज में पहले आता है उसको पहले और जो बाद में आता है उसको बाद में। 2 ब्रोमो 2 मेथिल और क्या है 3 है तो क्या होगा, प्रोपेन होगा। सॉरी, इस वाले में जो है वो 3 ही थे लेकिन मैंने ब्यूटेन लिख दिया, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोपेन होगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, प्रोपेन होगा। ओके, 2 मेथिल और 2 ब्रोमो और प्रोपेन हो गया। फिर हम थोड़ा और सोच सकते हैं क्या, चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रोमीन दिया, फिर मैंने यहाँ पे ब्रोमीन दे दिया। अब मैं यहाँ पे ब्रोमीन दूंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो जैसी संरचना जो है वो दी हुई है ये वाली, ये इधर से काउंट हो जाएंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही की वही संरचना रहेगी। 1 ब्रोमो 2 मेथिल और प्रोपेन बनेगा। इधर से भी देख ले तो इसमें किस प्रकार कितनी समावेश है, जो 4 प्रकार की संरचनाएं बनी। ऐसा क्वेश्चन जो है वो हमें एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे कोई हमें अणुसूत्र दे दिया और ऐसे बोलेगा कि इसमें कितनी प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो संभव है, तो हमें जितनी प्रकार की हो सके उतनी प्रकार की संरचनाएं बनानी है। अब हम अगला अणुसूत्र देखते हैं। जैसे मेरे पास है क्या है, C5 ओके, और H11 CnH2n+1 और Br। ओके, तो मेरे पास है तीसरा नंबर का ले रही हूँ C5H11Br। अब इसमें हमें समावेशता देखनी है, यानी कि ऐसे देखना है कि इससे कितनी प्रकार की संरचनाएं बन सकती हैं। तो पहले हम नॉर्मल जो है वो सिंपल चेन वाली लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। पहले हमें जितने कार्बन है उतने कार्बन लिखने हैं। ओके, फिर हमें उनकी संयोजकता जो वैलेंसी है कार्बन की वो पूरी करती जानी है। CH3 मैंने इसको 3 दिए। अब इसको मेरे को 2 हाइड्रोजन देने हैं, इसको भी 2 हाइड्रोजन देने हैं, इसको भी 2 हाइड्रोजन देने हैं। तो 3 to 5 to 7 at 9 हो गए। ओके, एट 9 हो गए। यहाँ पे मेरे को 3 वैलेंसी चाहिए जिसमें मेरे पास 2 तो हाइड्रोजन है, एक नॉर्मल जो मेरा ब्रोमीन है, ब्रोमीन या क्लोरीन जो भी है। अब मुझे इसका नामकरण कैसे करना है, सिंपल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 तो क्या होगा, 1 ब्रोमो, 5 है तो क्या होगा, पेंटेन होगा। पेंटेन हो जाएगा, 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया। फिर अगला हम देखते हैं, अगला देखते हैं सेकेंड नंबर। यदि मैं इसको ब्रोमीन को थोड़ा इधर ले लेती हूँ, सेकेंड नंबर मैंने क्या किया, जैसे CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया और CH हो गया, और यहाँ पे मैंने इसको ब्रोमीन दे दिया और यहाँ पे CH3 कर दिया। तो इसमें क्या होगा, 1 2, क्योंकि जो
हेलोजन समूह है उसको कम से कम नंबर देना चाहिए। 3 4 5, वही 5 कार्बन है, तो क्या होगा 2 ब्रोमो पेंटेन। अणुसूत्र वही है लेकिन संरचनाएं क्या हो रही हैं, भिन्न भिन्न होती जा रही हैं। फिर जैसे मैंने थर्ड नंबर लिया, फिर मैं इसको एक इधर और देती हूँ तो कोई वो 3 नंबर पर ही आएगा, मतलब ये संरचना रिपीट नहीं होगी। तो मैंने दिया तो CH3 CH2 CH और इधर CH2 और CH3। तो कितने नंबर पे आया है 1 2 3 4 5। तो क्या होगा 3 ब्रोमो क्या हो गया, पेंटेन हो गया। 3 ब्रोमो पेंटेन हो गया। अब हम अगली संरचना देखते हैं। यदि मैं इधर दूं ब्रोमीन तो फिर वो रिपीट हो जाएगी, अगर यहाँ दूं तो वो सेकंड वाली रिपीट हो जाएगी, मतलब कि हमें अब इसे थोड़ा अलग सोचना होगा। 4 नंबर में हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले किया था, हम मेथिल समूह को देते हैं जैसे ब्रोमीन को दिया है वैसे ही। अब हमें क्या करना है, 4 कार्बन रखने हैं ऊपर, मेथिल को देना है साथ में और साथ में उसको ब्रोमीन को भी देना है। तो क्या लिखा हमने CH3 CH3 CH3। अब मैंने यहाँ पे जो है वो ब्रोमीन दे दिया और यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे मैंने लिखा CH2 और यहाँ पे जो वो मेथिल समूह दे देती हूँ CH3। यहाँ पे हो गया CH हो गया, तो कितने हुए 3 3 और 3 9 और यहाँ पे और देना पड़ेगा क्योंकि एक है तो H तो कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गया 3 हो गया 2 हो गया और यहाँ पे तो इसकी चारों संयोजकताएं पूरी हो रही हैं और यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे ब्रोमीन हो गया, यानी कि चारों संयोजकताएं पूरी हो गई। अब इसका क्या होगा, इसका होगा 1 ब्रोमो 2 3 4। तो क्या होगा 2 मेथिल, अल्फाबेटिक सीरीज के हिसाब से लेना है 1 ब्रोमो 2 मेथिल और क्या है 4 है तो क्या होगा ब्यूटेन होगा। ओके। अब हम थोड़ा अलग और सोचते हैं, हमने क्या किया ब्रोमीन को यहाँ दिया। ओके। अब हम तो ब्रोमीन को थोड़ा इस साइड लेकर देखते हैं और क्लोरीन को इस साइड देते, जो मेथिल समूह है उसको हम इस साइड देते हैं। तो मैंने क्या लिखा, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3 लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे CH ही रखा, मैंने यहाँ पे इसको मेथिल समूह दे दिया, फिर से मैंने इसको CH ही रखा और यहाँ पे मैंने इसको ब्रोमीन समूह दे दिया, और इसको फिर से CH3 दे दिया। हो गई ना संरचना भिन्न, हो गई। तो कितने हो गए 3 3 6 3 9 10 एंड 11 कंप्लीट हो गए, एक ब्रोमीन कंप्लीट हो गया। तो हम इसको अब देते हैं नाम 1 2 3 4। तो क्या होगा 2 ब्रोमो। एग्जाम में ऐसे कंप्लीट लिखना है। यदि समावता पूछी जाती है किसी अणु से कितने प्रकार के बन सकते हैं, उसको साथ में आईपीएसी नामकरण लिखना है, जिससे ज़्यादा इफेक्ट होगा। ऐसे नहीं कि नॉर्मल संरचना बना दी इतनी संरचनाएं बनेंगी, नहीं, साथ में आईपीएसी नामकरण भी लिखना है और ऐसे दर्शाना है पूरा कि ऐसे ऐसे आईपीएसी नामकरण किया, जिससे क्या है कि एग्जामिनर पर इफेक्ट होता है थोड़ा। 2 ब्रोमो 3 मेथिल, ऐसे नंबर लगाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में कि 1 2 3 किया, बस नॉर्मल की हाँ 2 ब्रोमो 3 मेथिल ऐसे किया हमने ना। 2 ब्रोमो 3 मेथिल और क्या हो गया ब्यूटेन हो गया। अब हम थोड़ा अलग सोचते हैं, क्या करते हैं हम ब्रोमीन और जो मेथिल समूह है उसको एक ही जगह पर देखते हैं कि मैंने एक ही जगह पर देखते हैं। तो मैंने क्या किया, यदि मैं यहाँ मेथिल ब्रोमीन दूंगी, यहाँ मेथिल ब्रोमीन दूंगी, आना 2 2 पर ही है, कोई सी भी साइड दे दो। ओके। तो मैंने दिया है, चलो मैं इस पर देती हूँ, इस पर मैंने मेथिल ले लिया और इसी पर मैंने क्या ले लिया ब्रोमीन ले लिया। चारों संयोजकताएं पूरी हो गई तो CH2 CH3 कितने हो गए 3 6 9 और 2 कितने हो गए 11 हो गए। तो नामकरण हमें इधर से करना है तो 1 2 3 4। तो क्या होगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल 2 ब्रोमो 2 मेथिल कितने हैं 3 4 है, तो क्या होगा ब्यूटेन होगा। अब अगला और सोचते हैं, अगला हम क्या सोचते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा
यदि मैं यहाँ पे ब्रोमीन लिख के और यहाँ पे मेथिल समूह लगा सकती हूँ तो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। चलो 7 नंबर बनाते हैं। क्या बनाया मैंने, यहाँ पे मेथिल समूह लिया, CH2 लिया, और यहाँ पे मैंने CH2 लिया, और यहाँ पे CH लिया और CH3 लिया। ओके, कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 लेनी है मैंने। सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, CH3 कर दिया, CH कर दिया, CH2 कर दिया, CH2 कर दिया और Br कर दिया। अब मैं यहाँ पे मेथिल समूह लगा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे मेथिल समूह लगा दिया। तो कितने हो गए, 3 3 6 7 8 9 10 और क्या हो गया, एक 11 हो गया। अब हम इसका IUPAC नामकरण करते हैं। तो मैं इसका जो है वो IUPAC नामकरण करती हूँ। तो मैंने कहाँ से लिया, इधर से लिया मैंने, यहाँ पे इसको मेथिल समूह लगा दिया। तो मैंने लिया इधर से, क्योंकि ब्रोमीन को फर्स्ट देना है, तो 1 2 3 4 क्या होगा, 1 ब्रोमो 3 मेथिल और कितने हैं, 4 है, तो क्या होगा, ब्यूटेन होगा। अब हम थोड़ा अलग और सोचते हैं, हम 2 मेथिल समूह लगा कर देखते हैं। ओके, तो 2 मेथिल समूह लगा कर देखते हैं। तो मैंने क्या लिखा, CH3 CH3 CH3। अब मेरे पास 4 कार्बन है जो यहीं पे पूरे हो गए। तो मैं एक कार्बन और लेती हूँ जिस पे मुझे हेलोजन समूह लगाना है। तो इसकी CH2 यहाँ हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया। ओके, कितने हो गए, 3 3 3 9 और 2 क्या हो गया, 11 हो गया। तो क्या होगा, 1 ब्रोमो, ओके, और क्या होगा, 2 2 डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल, और क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 है, तो क्या होगा, प्रोपेन। ओके, इसके इतने ही बनेंगे। कितने बन गए, एक के 8 बन गए। तो आपको क्या करना है कि मैंने जितनी भी संरचनाएं बनाई हैं और जितने भी जो अभी अभी जो जितने भी, जैसे मैंने 3 करवाए हैं, 3 एग्जाम्पल कराए हैं, मैंने उनकी सभी की संरचना बनाई है और उनके IUPAC नाम लिखे। आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है कि जितनी भी संरचनाएं हैं उनके सामान्य नाम है मुझे कमेंट करना है, जैसे कि मैंने पहले आपको सामान्य नाम सिखाए हैं। सभी जितनी भी संरचनाएं उनके सभी के जो है वो सामान्य नाम जो है वो कमेंट करना है, तब मैं समझूंगी आपको जो है थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। सभी बच्चे कमेंट करना। अब अगला क्वेश्चन है, हमारी बुक का एक क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन। क्या है, प्रोपेन के संभावित डाइक्लोरो व्युत्पन्न लिखिए। तो पहले हमें यह देखना है कि प्रोपेन संरचना कैसी होती है। तो क्या लिखते हैं, प्रोपेन CH3 CH3 CH2 CH3, ये नॉर्मल प्रोपेन संरचना। ओके, अब हमें देखना है कि इसमें डाइक्लोरो व्युत्पन्न कितने बन सकते हैं। तो हम पहला देखते हैं, पहला क्या देखते हैं, जैसे मैंने बाहर वाला जो कार्बन है उस पर मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया। ओके, एक नहीं, मैं इसी पर 2 हाइड्रोजन, ओ सॉरी, क्लोरीन लगा देती हूँ। ओके, 2 क्लोरीन लगा दी, क्योंकि हमें डाई क्लोरो व्युत्पन्न बनाना है ना। तो मैंने इसी पे 2, इसकी 4 संयोजकताएं पूरी, इसकी 4 संयोजकताएं पूरी और इसकी भी 4 संयोजकताएं पूरी हो रही हैं। तो मैं इसका IUPAC नाम क्या लिखूंगी, 1 1 क्या हो गया, 1 1 डाई क्लोरो, 1 1 डाई क्लोरो प्रोपेन हो गया। फिर अगला सेकंड नंबर देखते हैं हम, एक मैंने यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे क्लोरीन लगा देती हूँ। ओके, 2 2 हो जाएंगे। तो CH3, ये कौन सा लग रहा है आपको, जेमिनल वाला लग रहा है ना। एक ही कार्बन पर 2, मैंने बताया था कि एक ही ब्रेड पर दोनों साइड जेम लगी होती है, तो क्या हो गया, जेमिनल हो गया। फिर अगला हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगा दिया और इसके भी। ओके, तो क्या बना, एक बना 1 और एक क्या बना, 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन बन गया। तीसरा मैं क्या करती हूँ, पहले के लगा देती हूँ और लास्ट वाले के लगा देती हूँ कि फिर देते हैं कि पहले के और लास्ट वाले के लगा देते हैं। मैंने क्या लगाया, CH2 CH2 और CH2। ओके, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दी, यहाँ पे क्लोरीन, सभी की चारों संयोजकताएं कंप्लीट हो चुके हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा 1 3, क्योंकि एक 1 पर है और एक 3 पर है, सीधी सी बात है। 1 3 डाइक्लोरो प्रोपेन हो गया। तो डाइक्लोरो व्युत्पन्न कितने हो सकते हैं? तो 3 डाइक्लोरो व्युत्पन्न हो सकते हैं। कोई और बन सकता है? देख लेना, कोई और बन सकता है तो मुझे कमेंट करके बताना। ओके, 3 डाइक्लोरो व्युत्पन्न बन सकते हैं। फिर अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि हमारी बुक का 22 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इसमें एक और बनेगा प्रोपेन वाले में, वो मुझे आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन सा बनेगा। ओके, अगर कल वाले वीडियो में मैं उसका आंसर दे दूंगी, अभी मेरे को ना कमेंट में बताना कि कल वाले ये जो है उसमें एक और कौन सा बनेगा। सभी बच्चे बताना कि अगला इसमें कौन सा बनेगा। हम जो है 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमें 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। बुक के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे, हम एक साथ ही जो टॉपिक वाइज साथ साथ चलते रहेंगे, उनके साथ में सोल्व करते रहेंगे। जैसे बुक के कंप्लीट क्वेश्चन भी हो जाएंगे और हमारे जो है नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे C5H12 की संरचना लिखिए जो केवल एक मोनोक्लोरो उत्पन्न बनाता है। अब हमें C5H12 की संरचना लिखनी है और एक ही मोनोक्लोरो उत्पन्न बनना चाहिए। तो क्या हम डायरेक्ट जो है वो एन श्रृंखला लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे हमने प्रोपेन की एन श्रृंखला लिखी है, उसमें हमने 3 बना दिए और कितने बनेंगे वो मैंने आपको कमेंट में पूछा है, वो अभी नहीं बताऊंगी, पर उसमें बनेगा। तो इसमें मैंने क्या बोला कि 3 बन चुके हैं और बनेंगे, वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। तो सीधी सी बात है कि जब प्रोपेन के सीधी श्रृंखला में 3 से ज़्यादा बन सकते हैं, 4 5 जितने भी, तो C5H12 की संरचना में तो और भी ज़्यादा बनेंगे। तो सीधी सी बात है, मोनोक्लोरो तो उत्पाद तो नहीं बनेगा। केवल एक मोनोक्लोरो उत्पाद बनना, वो तो नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, संरचना को हम जो है वो टर्ट वगैरह में करके देखते हैं, आइसोनियो वगैरह में होता है। तो मैंने क्या लिखा, मैं क्या करती हूँ, एक इसको CH3 बना दिया मैंने और यहाँ पे CH लिख दिया। तो मेरे पास 2 कार्बन हो गए। एक कार्बन मैं यहाँ लगा देती हूँ। ओके, एक कार्बन मैंने यहाँ लगा दिया। अब मैं आगे लगाऊंगी तो इसके तो बहुत सारे बन जाएंगे, तो आगे तो नहीं लगेगा। तो मैंने क्या किया, इसके एक नीचे और लगा दिया। 3 3 3 3 कितने हो गए, 3 × 4 12 हो गए। तो कितने इधर से निकालूंगी क्लोरीन बनेगा, इधर से निकालूंगी क्लोरीन बनेगा, इधर से निकालूंगी एक मोनोक्लोरो, मतलब कि किसी भी कार्बन के एक हाइड्रोजन को निकालूंगी तो सेम ही बनेगा, सेम ही डेरिवेटिव बनेगा। तो क्या होगा, C5H12 से जो डेरिवेटिव बनेगा इस संरचना से, वो सारे के सारा क्या बनेगा, एक ही मोनोक्लोरो उत्पाद देगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है कि C5H12 की जो संरचना लिखी है जिससे एक मोनोक्लोरो उत्पाद बनता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 1 से लेकर 2 नंबर का आता है, और उसका जो है, इससे हमें ये ना देकर कि यदि कोई अलग दे दिया कि इससे कितनी संरचनाएं बन सकती हैं, तो वो सारी की सारी संरचनाएं मैंने जैसे इसमें लिखी है, वो सारी की सारी संरचनाएं हमें लिखनी है, उनके IUPAC नाम लिखने हैं। इस प्रकार से समावेता टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अब हम अगले टॉपिक में जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, उसके आबंध की जो है प्रकृति कैसी है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड के आबंध की प्रकृति कैसी है, ये क्वेश्चन भी हमारी बुक में दिया हुआ है, जो कि इसमें जो है वो पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि CX आबंध प्रकृति को समझाइए, CX आबंध प्रकृति को समझाइए। ओके, ये जो है हमारी जो बुक में जो है वो 38 नंबर क्वेश्चन है। हेलोजन व्युत्पन्नों में CX बंध की प्रकृति को समझाना है, पूरा उस पर लिखना है। तो इसमें हम अगला देखते हैं कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, उसकी CX जो है वो बंध प्रकृति। तो मैंने इसके पहले से नोट्स बना लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको ये समझा देती हूँ। ओके, पहले हम CX आबंध प्रकृति पढ़ेंगे हेलो एल्किन में, फिर पढ़ेंगे हम हेलो एरिन में। तो हेलो एल्किन में क्या होता है कि जो हेलोजन परमाणु हमें दिया हुआ है, उसका जो है वो संयोजकता कोश का जो अर्धपूरित पी कक्षक होता है, वो जो कार्बन का क्या संकरण होता है, sp3 कार्बन संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन करके CX एकल बंध बनाता है। तो हम कार्बन की जो वो लिखते हैं, कार्बन का होता है 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2। ओके, ये आद्य अवस्था में होता है, और जब वैसे उत्तेजित अवस्था होती है तो उसमें क्या होता है, 2s2 होता है, लेकिन 2p3 होता है।
यानी कि इसमें जो है वो 2p3 होता है, यानी कि इसमें जो 2s1 होता है और 2p3 होता है, यानी कि जो s का जो एक अगला p में आता है, तो इसके जो p है, p sp3 संग्रहित कार्बन जो है, sp3 संग्रहित कार्बन जो है उसके साथ में ये अतिव्यापन करता है, और जो हेलो एल्कीन है वो अपना क्या बनाता है, एक एकल बंध बनाता है। तो हमें उस बंध की प्रकृति को समझाना है कि उसमें वो बंध कैसे बनता है, वो कैसे टूटता है, उसकी लंबाई कैसे बढ़ती करती है, ये सारी बातें हमें CX बंध प्रकृति में समझानी है। तो हम अगला क्या देखते हैं कि जो हेलोजन परमाणु है वो कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी होता है। हेलोजन परमाणु जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन की जो विद्युत ऋणता है वो कार्बन से ज़्यादा होती है। ये हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं कि कैसे बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे दाने पर उसमें फर्क आता है। तो हेलोजन परमाणु जो कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण अबंध में क्या आ जाती है, ध्रुवता आ जाती है। यानी कि जैसे कार्बन है और हमारे पास हेलोजन दिया हुआ है, कार्बन और हेलोजन ये बॉन्ड को इस साइड खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसमें जो है वो पावर ज़्यादा होती है, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे डेल नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ जाता है। यानी कि ये जो बॉन्ड है इसमें जो है वो जो इस बंध के अंदर जो थोड़ी बहुत ध्रुवता आ जाती है, प्लस माइनस जो होती है वो क्या होती है, ध्रुवता आती है। फिर जो अगला है, ये हमें जो पॉइंट टू पॉइंट नोट करने हैं, एग्जाम में भी ऐसे के ऐसे ही लिखने हैं। अगला देखते हैं कि फ्लोरीन से आयोडीन तक क्या होता है, परमाणु आकार बढ़ता है। फ्लोरीन से आयोडीन तक परमाणु आकार धीरे धीरे बढ़ेगा। आकार जब बढ़ेगा तो बंध लंबाई भी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही कोई बड़ा आकार आ जाएगा तो वो दोनों एकदम से टच नहीं हो पाएंगे, तो उनका जो बॉन्ड बनेगा वो दूर दूर बनेगा थोड़ा, बंध लंबाई बढ़ेगी। अब जैसे ही बंध लंबाई बढ़ेगी तो हम क्या लिखते हैं कि जो F से I तक परमाणु आकार बढ़ने के कारण बंध लंबाई का मान बढ़ता है। फिर हमें क्या करना है, एग्जाम में ऐसे लिखना है कि बंध लंबाई का जो है वो बढ़ता हुआ क्रम दर्शाना है। ओके, जैसे R, जो R है यहाँ पे जो कार्बन की श्रृंखला है उसको हम R से ही डिनोट करेंगे, RF, RCl, RBr, RI। तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो रहा है, बंध लंबाई जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ रहा है। फिर फोर्थ नंबर क्या है, मैंने क्या क्या बढ़ा दिया, उसके जो कार्बन का sp3 संग्रहित कक्षक जो उसके साथ में अतिव्यापन करता है, मैंने बॉन्ड कैसे बनता है वो बता दिया। फिर अगला मैंने क्या बताया कि जो हेलोजन परमाणु है उसकी विद्युत ऋणता जो है वो कार्बन की तुलना में अधिक होती है, जिससे उनके ऊपर क्या आ जाता है, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्रुवता आ जाती है, उनके अंदर डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव की। फिर मैंने बताया कि फ्लोरीन से आयोडीन तक परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है तो क्या होती है, बंध लंबाई का मान भी बढ़ेगा। फिर अगला इसके आगे क्या आता है कि जो RF है उसके RI तक अबंध एंथैल्पी का मान घटता। अबंध एंथैल्पी क्या होती है कि जो बंध को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए वो होती है अबंध एंथैल्पी। अब जैसे बंध बड़ा हो जाएगा तो उन दोनों के बीच में रिपल्सन नहीं आएगा और जो बंध है वो आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि वो उसको एक दूसरे के बीच में जैसे ही बंध आता है तो उनके बीच में ध्रुवता बढ़ जाती है, ध्रुवता बढ़ जाती है तो वो खुद ही उस बंध को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो इतना कमजोर बॉन्ड हो जाता है। और जब दोनों पास पास में होंगे तो वो बॉन्ड मजबूत होगा, और जो दूर दूर होंगे तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, मजबूत नहीं होगा। तो हमें अबंध एंथैल्पी उसमें क्या होगा, मान घटता जाएगा। और जैसे जैसे RF है वे दोनों ही छोटे छोटे और इसकी वितरणता में इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो ये क्या करेंगे, दोनों के जो है वो मजबूत बॉन्ड बनाएंगे, जिसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा अबंध एंथैल्पी की ज़रूरत होगी। और जो RI है वो जो है वो बॉन्ड इनका बॉन्ड मजबूत नहीं होगा, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता में जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इनका आकार में भी डिफरेंस है। आकार में डिफरेंस है तो क्या हो गया, इनकी बंध लंबाई पे इफेक्ट पड़ेगा। बंध लंबाई जैसे ही बड़ी होगी तो उसको तोड़ने के लिए हमें कम कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जो है RF उसके तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता ही होगी। यानी कि जो अबंध एंथैल्पी का मान है वो RF से RI तक क्या होता है, घटता है, जबकि अबंध लंबाई का मान क्या होता है, बढ़ता है। अबंध एंथैल्पी जो होती है वो अबंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। फिर हम देखते हैं कि फ्लोरीन से I तक विद्युत ऋणता का मान घटने के कारण द्विध्रुव आघूर्ण भी घटता है, क्योंकि फ्लोरीन से आयोडीन तक विद्युत ऋणता का मान घट जाता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान पीरियोडिक टेबल में बढ़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, विद्युत ऋणता का मान घटता है। जैसे क्लोरीन जो कार्बन है हमारा और जो हमारे पास फ्लोरीन है उनकी विद्युत ऋणता में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है,
और जो इधर से ऊपर से नीचे जाएंगे, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर जो है वो विद्युत बढ़ती है और ऊपर से जाने पर विद्युत का मान घटता है। जिसे एफ से आई तक आएंगे तो विद्युत का मान बढ़ते के कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो भी क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण कमजोर होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव भी उसमें भी जो है वो कमी आएगी, वो बंद आसानी से टूट जाएगा। सीधी सी सिंपल सी बात है, ये चारों चीजें जो है वो आपस में लिंक्ड है। विद्युत ऋणता बढ़ेगी, ध्रुवता कम होगी तो उसको तोड़ने के लिए कम अबंध एंथैल्पी की जरूरत होगी। अबंध एंथैल्पी की जरूरत कम हो रही है, यानी कि दोनों के आकार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, यानी कि अबंध लंबाई का मान बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है। ओके, अब अगला हम देखते हैं कि हेलो एरिन में जो है वो कार्बन हेलोजन की आबंध प्रकृति कैसी होती है। तो क्या होता है कि हेलोजन परमाणु के संयोजकता कोष का अर्धपूरित पी कक्षक जो है वो बेंजीन के कार्बन का sp2, जो नॉर्मल जो हेलो एल्किन होता है उसमें कार्बन के sp3 कार्बन से संगरित कक्षक के साथ एथियोपन करता है और एकल बंध बनाता है। लेकिन जो हेलोजन परमाणु को जो हेलो एरिन में क्या होता है कि जो बेंजीन का कार्बन होता है वो sp2 संगरित होता है और उसके साथ में अतिव्यापन करके जो है वो CX एकल बंध बनाता है। फिर क्या होता है कि हेलोजन परमाणु के अगला क्या है, हेलोजन परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, हेलोजन परमाणु के पास क्या होता है, क्लोरीन फ्लोरीन सबके पास अपने जो है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर उपस्थित होते हैं। तो ये लोन पेयर क्या करते हैं, जो बेंजीन वल्ले है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करते हैं, अनुनाद करते हैं। कैसे अनुनाद करते हैं वो मैं बताऊंगी, पहले ये पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में ऐसे के ऐसा लिखना है जिससे कि मार्क्स में भी इफेक्ट पड़ेगा। हमारी लैंग्वेज कैसी है उससे मार्क्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद करते हैं। इस अनुनाद के कारण जो कार्बन और हेलोजन आबंध है उसमें आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिससे आबंध लंबाई का मान कम हो जाता है और आबंध एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। मैंने क्या बताया कि जैसे ही आबंध लंबाई कम होगी तो आबंध एंथैल्पी बढ़ जाएगी, क्योंकि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। और आबंध एंथैल्पी क्या है, किसी आबंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा होती है वही होती है आबंध एंथैल्पी। अब क्या करेंगे, हम अनुनादी संरचना बनाते हैं कि कैसे जो है वो आंशिक द्विबंध आता है और बेंजीन वल्ले के साथ जो वो जो हेलोजन है उसके जो लोन पेयर है वो कैसे उसके साथ में अनुनाद करते हैं। तो देखते हैं आगे। जैसे मेरे पास ये बेंजीन वल्ले है, ओके, ये बेंजीन वल्ले मेरे को दी हुई है, ये बेंजीन वल्ले दी हुई है। इस पे हेलोजन परमाणु, यहाँ पर हेलोजन परमाणु जुड़ा है। कौन सा परमाणु जुड़ा है, हेलोजन परमाणु जुड़ा है। हेलोजन परमाणु के पास कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे। ये याद रख, 11th क्लास में बताया जाता है कि किसके पास कितने लोन पेयर है, क्योंकि जो उसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं वही उसके लोन पेयर है। जैसे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, हेलोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। ओके, इस प्रकार से हमें बताया जाता है। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है। फिर ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर इस कार्बन को, ये हेलोजन जो है वो इस कार्बन को अपना लोन पेयर देगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है तू ले ले। फिर ये कार्बन क्या बोलेगा कि मेरी तो पहले से इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 4 से ज़्यादा जो बॉन्ड बना सकूं। तो ये क्या करेगा कि चलो कोई नहीं, मैं अपने बॉन्ड को आगे दे देता हूँ और तेरे लोन पेयर ग्रहण कर लेता हूँ। फिर क्या होगा आगे, अब इनमें जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या करेगा, अपने जो है लोन पेयर इसको देगा और इससे बॉन्ड बना लेगा। इसके पास अभी 2 लोन पेयर है, इसने अपना एक जो है वो कार्बन को बोल दिया है कि तू मेरे पास रख ले, मेरे पास ऑलरेडी 2 पड़े हैं, मुझको इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या करेगा, कार्बन सोचेगा कि यार मेरे पास तो पहले से पड़ा था, कोई नहीं, चलो मैं इसको दे देता हूँ अपना, इस साइड से बना रहे ना तो इसको दे देता हूँ अपना, और इसके पास तो 2 ऑलरेडी से नहीं। ओके, यहाँ से जो बॉन्ड था वो निकल के माइनस आ गया। अब इसके पास माइनस आ गया तो ये कार्बन जो चाह रहा है कि यार इसके पास तो माइनस है, मेरे पास तो माइनस नहीं है, मैं कितने दिन इस डबल बॉन्ड से जुड़ा रहा हूँ, मुझे भी थोड़ी देर आज़ाद होना है। इस कार्बन ने मेरे ऊपर पूरा अतिक्रमण जमा रखा है, मेरे को अपना बॉन्ड जो है उधार दे रखा है, एहसान जता रखा है। तो ये क्या करेगा कि एक काम कर, ये जो तेरा जो नेगेटिव चार्ज है ये मेरे को दे दे, मैं तेरे साथ एक इलेक्ट्रॉन तू तेरा दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन मैं मेरा देता हूँ, मैं इस कार्बन से मेरा इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। तो यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ निकल जाएगा।
ओके, ये कार्बन बोलेगा ठीक है, जब तू तेरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो मेरे को मेरा इलेक्ट्रॉन दे दे। फिर आगे संरचना क्या बनेगी, हेलोजन को उसने अपना एक लोन पेयर त्याग दिया है, उसके मजे हो रहे हैं क्योंकि उसके पास 2 लोन पेयर है, ऊपर से उसको डबल बॉन्ड मिल रहा है, उसका अनुनाद चल रहा है, उसका जो स्थायित्व है उसके अंदर बेंजीन वाले कारण अनुनाद के कारण उसको स्थायित्व मिल रहा है, तो ये तो अपना डबल बॉन्ड नहीं छोड़ने वाला, ये तो इसको पकड़ के रखेगा। अब इसने जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया तो यहाँ दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, और यहाँ दोनों के बॉन्ड बीच में बॉन्ड पहले था, इसके पास नेगेटिव आ गया। अब अगले वाले कार्बन को भी इच्छा हो रही है कि सभी एक बार नेगेटिव लेके चारों ओर घूम रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इस डबल बॉन्ड से पीछा छुड़ा लूं। तो वो भी क्या करता है, इस डबल बॉन्ड से पीछा छुड़ाने के लिए क्या करता है कि भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख और भैया मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, क्योंकि मुझे इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाना है, मेरी तेरे साथ अब नहीं बन रही है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। ओके, और ये नेगेटिव यहाँ भैया ने इसको दे दिया। ओके, ये नेगेटिव भैया ने इसको दे दिया। अब ये कार्बन सोच रहा है यार मैं पहले ज़्यादा स्थायी था, मेरे पास डबल बॉन्ड था, ये कहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का बाहर आ गया। तो ये क्या बोलेगा कि हेलोजन भैया आप अपना लोन पेयर वापस ले लो, हमें जैसे रह रहे हैं हमें वैसे ही रहने दो, हम वैसे खुश हैं, हमें लालच नहीं चाहिए आपके इलेक्ट्रॉनों का। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को वापस देगा। ये कार्बन बोलेगा कि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं तेरा इलेक्ट्रॉन भी ले लूँ और लोन पेयर भी ले लूँ, तो लालच बुरी बला है। तो इसने इसका जो लोन पेयर है इसको वापस दे दिया। अब यहाँ पे बॉन्ड बन गया और यहाँ पे जो है वो हेलोजन की वही स्थिति वापस आ गई, इसके पास लोन पेयर वापस चला गया। यानी क्या हो रहा है, हम क्या समझना चाह रहे हैं कि जो हेलोजन है वो इसके कारण अनुनाद बना लेता है, अनुनाद के कारण उसमें क्या आ रहा है, जो द्विबंध है, ये संकर संरचनाएं, संकर संरचनाएं रियल में स्थायित्व में नहीं होती है, लेकिन ये जो है वो हमें होती हुई प्रतीत होती है, यानी कि ये होती हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि ये माइनर में होती रहती है, किसी योगी के अंदर जो है वो अनुनाद उसके अंदर चेंज होता रहता है। तो ये इसने डबल बॉन्ड बना लिया, यानी कि इसमें आंशिक द्विबंध आ रहा है, संपूर्ण द्विबंध नहीं आ रहा, आंशिक आ रहा है, क्योंकि ये अनुनाद है, तो अनुनाद का मतलब आंशिक आंशिक किसी को कुछ थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा। पहले इसने इसको दिया यहाँ से वापस हट गया, फिर वापस आएगा, फिर वापस हट जाएगा, यानी कि आंशिक द्विबंध आ रहा है। तो आंशिक द्विबंध आने के कारण इनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, और जैसे ही इनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ का जो बंध है वो बंध जो है वो मजबूत हो रहा है। मजबूत बंध होते ही, और सीधी सी बात है कि जो सिंगल बॉन्ड है उसकी लंबाई जो है वो डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। तो मैंने क्या बताया था कि बंध लंबाई बढ़ेगी तो आबंध एंथैल्पी घटेगी, और जो ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड आते ही यहाँ की जो है वो आबंध लंबाई क्या होगी, कम हो गई। आबंध लंबाई कम हो गई तो क्या होगा, आबंध एंथैल्पी को बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी। फिर अगला पॉइंट क्या आता है कि हेलो एरिन में आबंध एंथैल्पी का मान हेलो एल्किन की तुलना में अधिक होने के कारण हेलो एरिन में सी अक्ष आबंध योजन कठिन होता है, इसलिए कम क्रियाशील होते हैं। अब हमें ये बोला गया कि हेलो एरिन ज़्यादा क्रियाशील होते हैं या हेलो एल्किन ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, तो हेलो एल्किन ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, हेलो एरिन कम क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं, इसका रीजन भी है। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का एग्जाम में आ सकता है कि दोनों में से कौन सा जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है और क्यों। तो क्यों है, क्योंकि हेलो एरिन में आबंध एंथैल्पी का मान हेलो एल्किन की तुलना में अधिक होता है। अधिक क्यों होता है, क्योंकि भैया इसने लालच किया और डबल बॉन्ड बना लिया। उसने सोचा कि मुझे अनुनाद मिलेगा और मैं स्थायी होऊंगा, लेकिन स्थायी के चक्कर में इसने क्या किया, डबल बॉन्ड के कारण अपनी आबंध एंथैल्पी बढ़ा ली। और जब आबंध एंथैल्पी ज़्यादा हो गई, रिएक्शन में हमें क्या करते हैं, रिएक्शन वो ही ज़्यादा बनाता है जिसके बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन इस भैया ने तो यहाँ पे अनुनाद के कारण अपना बॉन्ड स्थायी कर लिया, यानी कि इसका बंध आसानी से नहीं टूटेगा, आबंध एंथैल्पी का मान ज़्यादा हो गया है। लेकिन हेलो एल्किन ने अनुनाद नहीं बनाया था, इसका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, तो क्या होगा, ये आसानी से अभिक्रिया कर पाएगा। आसानी से अभिक्रिया क्या, कौन सा ग्रुप कर पाता है, जो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वो उतनी ही अच्छी अभिक्रिया करता है। ओके, तो मैंने सी एक्स आबंध प्रकृति आपको पढ़ा दी है।
इससे अगला जो है हम अगले टॉपिक में हम विचरण की विधियाँ करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो मैंने क्वेश्चन दिया है आज आपको कि उसका जो मैंने बताया था कि इससे समावेता से मैंने संरचना छोड़ी है, वो संरचना आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। मैं कल वाले वीडियो में आपको वो बताऊँगी। तो मैंने आपको CX संबंध प्रकृति पढ़ा दी है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नोट्स तैयार करते रहिए, साथ में नहीं भी करोगे तो मैं उपलब्ध करवा दूंगी। ओके, बाय स्टूडेंट।